नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइट। मैं हूं प्रीति सिंह। एआई इम्पैक्ट समिट का समापन हो चुका है। ये समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर दुनिया की कलेक्टिव सोच का एक निर्णायक टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया है। इस समिट को ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 89 देशों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को एंडोर्स किया, जो अब तक एआई पर बनी सबसे व्यापक ग्लोबल कंसेंसस में से एक है। यह डिक्लेरेशन साफ तौर पर बताता है कि एआई अब केवल इनोवेशन या कंपटीशन का विषय नहीं रहा, बल्कि गवर्नेंस, ट्रस्ट, इंक्लूजन, प्राइवेसी और ह्यूमन वेलफेयर का कोर एजेंडा बन चुका है। इस समिट की एक और बड़ी खासियत यह रही कि ग्लोबल साउथ के देशों ने सिर्फ भागीदारी नहीं निभाई बल्कि एआई के नियम और दिशा तय करने में एक निर्णायक और आत्मविश्वासी आवाज के रूप में खुद को स्थापित किया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को 7 बड़े स्तंभों यानी 7 चक्रास पर आधारित किया गया है, जिनमें डेमोक्रेटाइजिंग एआई, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल गुड, सिक्योर और ट्रस्टेड एआई, एआई फॉर साइंस, सोशल एम्पावरमेंट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और रिजिलियंट एआई सिस्टम्स शामिल हैं। इसके साथ ही समिट में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स, ट्रस्टेड एआई कॉमन्स, एआई फॉर साइंस इंस्टीट्यूशंस का इंटरनेशनल नेटवर्क, एआई वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्लेबुक और डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई जैसे ठोस और एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स की घोषणा भी हुई है। आज सवाल यह नहीं कि एआई कितना पावरफुल होगा, सवाल यह है कि एआई कितना रिस्पॉन्सिबल होगा, कितना इंक्लूसिव होगा और क्या आम नागरिक इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर पाएगा। इन्हीं सवालों के साथ आज इनसाइट में हम तमाम पहलू समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के असली मायने क्या हैं, ये फैसले पॉलिसी, इंडस्ट्री और सोसाइटी को किस दिशा में ले जा सकते हैं और क्या भारत अब एआई की ग्लोबल कहानी में सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एक रूल शेपर की भूमिका में आ चुका है। इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुबोध शर्मा जुड़े हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईआईटी दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सुबोध। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं, को फाउंडर एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इंडीक एआई। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है उत्पल जी, धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे साथ एक और खास मेहमान सुशांत कुमार जी जुड़े हुए हैं, फाउंडर और सीईओ हैं कल्पा इम्पैक्ट। सुशांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुबोध शर्मा, शुरुआत आप ही से कर रही हूँ। एआई इम्पैक्ट समिट में रिकॉर्ड संख्या में देशों की भागीदारी, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ये संकेत दे रहा है कि एआई अब केवल टेक्नोलॉजी का विषय नहीं रहा बल्कि कहीं ना कहीं ग्लोबल गवर्नेंस का कोर एजेंडा बन चुका है। अब पॉलिसी के नजरिए से देखें तो क्या आप इसे एआई के लिए एक नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत मानते हैं? आप कैसे इसके आउटकम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ये आपने एकदम सही बात कही है कि जो एआई समिट, इम्पैक्ट समिट हुआ इस बार दिल्ली का, जो दिल्ली का डिक्लेरेशन था, वो एक बहुत ही ठोस डिक्लेरेशन था और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव रहा है हमारे लिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स और एकेडेमिया को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिला है। एंड जो आप, अब मैं आता हूं कि आपके क्वेश्चन के ऊपर, देखिए, रेस्पॉन्सिबल एआई, सस्टेनेबल एआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मुझे लगता है कि जब तक इन चीजों पे एक अच्छे तरीके से इनका एक रेगुलेटेड वे में इनका नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक एआई पेनिट्रेशन इन जनरल मार्केट, उसकी जो संभावना है वो एक लिमिटेड रहेगी। ऑल्दो एआई हैज बिकम वेरी मतलब बहुत ही एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के तौर पे वो उभरा है, पर इसका गवर्नेंस बहुत नेसेसरी है। तो आप देख सकते हैं जैसे कई देशों में जो कि इस कॉमन डिक्लेरेशन पे साइनीज भी थे, वहां पे चाइल्ड सेफ्टी को लेके एक बहुत बड़ा डिस्कशन उभरा है। चाइल्ड सेफ्टी का मोटा मोटा आर्ग्यूमेंट यही है कि क्या हम एआई को सेफ बना सकते हैं थ्रू रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन, जो कि इनोवेशन भी स्पर करे, इनोवेशन को स्टाइफल नहीं करे, बट उसका जो आउटकम हो वो हमारे अंडर एज चिल्ड्रन के लिए सेफ हो। तो ऐसी बहुत सारी उसमें धाराएं हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें गवर्नेंस का रोल, एआई गवर्नेंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में और सालों में, आने वाले समय में आपका क्वेश्चन एकदम सटीक है। एआई गवर्नेंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है
और उसमें लीडरशिप की बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी इंडिया में है, गिवन द वास्ट अमाउंट ऑफ टैलेंट जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। अगर जी हम उनको रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल एआई की तरफ हाँ मोड़ें तो बहुत इनोवेशंस की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और हम एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। आपने रिस्पॉन्सिबल एआई को लेकर बात कही, जो सबसे अहम पहलू है आज के दौर में कहीं ना कहीं। डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती, इंडस्ट्री अगर देखें तो लंबे समय से ये आशंका जताती रही कि एआई जो रेगुलेशन है कहीं ना कहीं इनोवेशन को धीमा कर सकता है, लेकिन इस समिट में रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को सेंट्रल थीम बनाया गया। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या सही रेगुलेशन एआई को रोकता है या लॉन्ग टर्म में उसे ज्यादा क्रेडिबल और ट्रस्टेड बनाता है? इसे कैसे समझें? तो एआई एज ए टेक्नोलॉजी इसको कुछ हद तक के हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये देना जरूरी है, क्योंकि जो भी हम लोग पर्सनलाइजेशन का बात करते हैं, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा एक चीज़ है पर्सनलाइजेशन। ओके, ये समझ सकता है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंट्री को, किसी भी सोसाइटी को। तो ये कोई भी पर्सनलाइजेशन करने के लिए कुछ हद तक इसको डेटा देना जरूरी है। और आई एम सॉरी, जी जी, मेरा आवाज आ रहा है? यस यस, हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो डेटा देना जरूरी है। तो लेकिन आ, लेकिन हम लोग एआई को कितना डेटा दे, किस लेवल का, जैसे पीआईआई इंफॉर्मेशन जो है, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, इसको नहीं देना है। प्लस जब भी एआई हम लोग बिल्ड करते हैं तभी हम लोगों का एक तो इथिकल नॉर्म्स जो है वो फॉलो करना है। लेकिन इसमें एक क्या चीज है कि इथिक्स हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ गाइडलाइंस है जो कि हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इथिक्स को एनफोर्स नहीं कर सकते। तो एनफोर्स करने के लिए कुछ लेवल ऑफ रेगुलेशन लाना जरूरी है। पर एट द सेम टाइम ये रेगुलेशन इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होना चाहिए, जो कि एक इतना पावरफुल टेक्नोलॉजी है, इतना ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है, इसका जो ग्रोथ है, ओके, इसको ही ना हम लोग मतलब रोक दे, मतलब एक रेगुलेशन लाने के चक्कर में। तो इसीलिए हम लोगों को एक बैलेंस स्ट्राइक करना है कि कैसा रेगुलेशन लाना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यूरोपियन मॉडल का। जी जैसे कि यूरोप में जीडीपीआर को लेके आए, ओके, जो कि बहुत अच्छा है डेटा प्रोटेक्शन के अगर देखें तो, क्योंकि डेटा और एआई इट्स इंटर रिलेटेड। लेकिन बहुत जगह पे अभी उन लोगों में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या कोई कोई जगह में ये एआई का जो एडॉप्शन है वो यूरोप में कम कर रहा है। एआई यूरोपियन जो एआई इकोसिस्टम है, जो स्टार्टअप्स है, उनको उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रहा है जो कि स्टार्टअप्स इन इंडिया या दूसरे बाकी कंट्री में ये करने के लिए, मतलब उनको करने के लिए जी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है। तो बिल्कुल। आई थिंक ये करना बहुत जरूरी है, रादर देन जस्ट इन द नेम ऑफ माने गवर्नेंस हम ऐसा कुछ लेके आए हाँ जो हाँ कि इतना पॉसिबिलिटीज है हमारे कंट्री में, वो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज को हम लोग किल कर दे। बिल्कुल। डॉक्टर चक्रवर्ती, इकोसिस्टम को लेकर आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। सुशांत कुमार जी, इसी को अगर आगे ले जाएं तो इस समिट की एक बड़ी पहचान ग्लोबल साउथ की मजबूत और कलेक्टिव आवाज रही है। इम्पैक्ट इकोसिस्टम के नजरिए से देखें तो क्या ये डिक्लेरेशन एआई को कुछ चुनिंदा देशों की ताकत से निकालकर ज्यादा इंक्लूसिव और पीपल सेंट्रिक दिशा में ले जाता दिखाई दिया? बिल्कुल प्रीति जी, सबसे पहले तो आपका और संसद टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉन्वर्सेशन के लिए। मैं एआई समिट के ऊपर कहूंगा कि ये जो ऐतिहासिक समिट हुई है उसमें तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली, जिस व्यापक स्तर पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया भारतीय गवर्नमेंट द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा, इसमें बहुत ही शानदार भागीदारी रही इंडस्ट्री की, गवर्नमेंट की और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनकी। तो जो इसके पहले जितने भी समिट हुए हैं, चाहे यूके ब्लेचली पार्क में हुआ हो एआई सेफ्टी समिट, या सोल में हुआ हो, या पेरिस में जो पिछले साल हुआ था,
उन सब से कहीं ज्यादा व्यापक स्तर पर और कहीं ज्यादा स्केल पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो सबसे पहले तो भारत को, हमारे देश के सभी एंटरप्रेन्योर्स को इसके लिए सबसे बहुत ज्यादा बधाई मैं देना चाहूंगा, और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। दूसरी चीज जो मैं कहूंगा वो है भागीदारी। और जो ग्लोबल साउथ की बात आपने कही है, उसका एक बहुत ही सटीक नमूना हमें आज देखने को मिला है कि इसके पहले कहा जाता था कि सिर्फ अमेरिका और चाइना एआई की रेस में आगे बढ़ रहे हैं और बाकी के देशों के पास ना तो व्यवस्था है, ना तो टैलेंट है, और ना ही कंप्यूट कैपेसिटी है। तो ये उनकी क्या भागीदारी रहेगी? क्या हम एआई जो सिलिकॉन वैली में बन रहा है, क्या हम उसके सिर्फ यूजर्स रह जाएंगे? तो उस सोच को एक तरह से चुनौती भी दी गई है, और उसकी तरफ एक सकारात्मक कदम भी उठाया गया है कि भारत में जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के बेसिस पे, उसके मूल्यों पे उस डिक्लेरेशन की घोषणा की गई है। और उसमें न सिर्फ जो देश पहले से एआई में आगे हैं, बल्कि बाकी पूरे ग्लोबल साउथ के देशों की भागीदारी रही है। और एक तरह से एक टेम्पलेट, एक मॉडल दिखाया गया है कि किस तरह से देश को एक दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। और तीसरी चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि भारत के अंदर जो इससे एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है, जो हमने अभी जब हमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में एडिशनल सेक्रेटरी जी ने कहा कि आप स्टार्टअप्स को देखिए कि स्टार्टअप्स एआई पे क्या कर रहे हैं, जब हमने उसको असेस किया तो देखा कि देश में कम से कम 110 से ज्यादा स्टार्टअप नॉन प्रॉफिट एआई की तरफ काम कर रहे हैं। तो एआई सिर्फ एक लेबोरेटरी का विषय नहीं है। एआई का जो इम्पैक्ट है देश के अंदर, वो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में, चाहे हेल्थ हो, चाहे कृषि हो, चाहे वो क्लाइमेट हो, इन सब क्षेत्रों में हमने देखा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अभी निभा रहा है और आगे भी निभाएगा। बिल्कुल। तो ग्लोबल साउथ के अंदर जो पहला सवाल ये होता है कि एआई से हमारे देश का क्या भला होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आगे बढ़ेगी, सभी की भागीदारी कैसे होगी, उसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल, एक टेम्पलेट भारत ने दिया है। और उसके लिए मैं सभी को, देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। और ऐसे ही हमारा देश जो है एआई के क्षेत्र में जो बौद्धिक क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, जो सबसे हमारी एक श्रेष्ठता है, हमारी एक पहचान है, उसको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान इस एआई समिट का रहेगा। और ग्लोबल साउथ में एक तरह से एक रोल मॉडल की तरह भारत उभरा है। बिल्कुल। और कुछ अगर हम चैलेंजेस को लेकर बात करें अभी डॉक्टर सुबोध शर्मा, तो हम देख रहे हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन और कंसेंट को फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के रूप में रखा गया है, और ट्रस्टेड एआई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स की बात हुई है। अब पॉलिसी लेवल पर आपको इसमें क्या सबसे मजबूत लगता है कि इन क्षेत्रों में अभी रेगुलेटरी गैप्स नजर आते हैं? साथ ही अगर एक और पहलू समझें तो सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल चैलेंज की अगर हम बात करें तो एआई की रफ्तार ग्लोबल है, लेकिन कानून अभी भी नेशनल बाउंड्रीज में बंधे हुए हैं। तो क्या जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है भविष्य में एआई लॉ में कहीं ना कहीं समानता लाने के लिए या फिर क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन के लिए कहीं ना कहीं नींव मजबूत करता दिखाई दिया क्या? प्रीति जी, आपने बहुत सटीक सवाल पूछा है। टेक्नोलॉजी लॉ जो है इस समय टेक्नोलॉजी की रफ्तार से कहीं धीमा चल रहा है। तो वर्ल्ड ओवर, पूरे विश्व में एक होलसम कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ की जरूरत है, और हर देश अपने हिसाब से एआई लॉ बना रहा है। पर उसमें जैसे आपने जिन मुद्दों को उठाया है, प्राइवेसी हो गई, डेटा शेयरिंग लॉज हो गए, कंसेंट आर्किटेक्चर हो गया, वो उसके हिसाब से किस तरीके से आपके डेटा फ्लो प्लेटफॉर्म्स बने जो कि क्रॉस बॉर्डर हो, उस पर अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं आई है। बट इन पे अभी भी काम चल रहा है। और आई थिंक एआई इम्पैक्ट समिट जैसा हमने अभी इंडिया ने यहाँ पे दिल्ली में कराया, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एक कॉन्वर्सेशंस को स्टार्ट कराने में बहुत मदद करते हैं। और इन्हीं कॉन्वर्सेशंस के थ्रू एक नॉलेज का आदान प्रदान, नॉलेज ट्रांसफर एक सही तरीके से होता है बिटवीन टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड पॉलिसी मेकर्स एंड लॉयर्स, जिसके रिजल्ट में एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया जा सके
जहाँ पे इंडस्ट्री ऑल्सो कम्स फॉरवर्ड एंड सेज कि भाई हमारा जो डेटा है, वी आर प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस, बट हमारे डेटा जो है वो हम आपको गारंटी देते हैं कि इट विल बी लोकलाइज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, या फिर वो लीक नहीं करेगा, या फिर अगर बाहर रह भी रहा है तो वो एक एनक्रिप्टेड स्टेट में रहेगा और वो उसके ऊपर मतलब जनरल क्वेरीज नहीं एग्जीक्यूट की जा सकती हैं, और वो उसमें से जो पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसे प्रावधानों के बारे में सोचना है, पर ये स्ट्रक्चरल गैप्स अभी हैं। और मुझे लगता है कि जो एआई समिट इस बार हुई, जिन सेशंस में मैंने पार्टिसिपेट किया, उनमें इन्हीं मुद्दों के ऊपर बहुत गंभीर और गहरी चर्चा हुई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय पे जैसा आपने भी सही फरमाया कि ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर एक कंसेंसस बनता दिख रहा है। बिल्कुल। तो जैसे इंडिया की तरफ से, जो इंडिया अभी कई वर्षों से एक बहुत अग्रेसिव अडॉप्टर रहा है टेक्नोलॉजी में, जो कि पूरे नेशनल स्केल पर उसको अडॉप्ट किया गया है। जैसे हमारा वोटिंग सिस्टम हो गया, जैसे हमारा यूनिक आइडेंटिटी प्रोग्राम हो गया आधार के स्वरूप में, जैसे हमारा पेमेंट सिस्टम हो गया यूपीआई के रूप में। तो उसी तरह जब एआई का भी एक पब्लिक अडॉप्शन होगा, वो तभी हो पाएगा जब कंटेंट प्रोवाइडर्स, कंटेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर्स वो एक सही पॉलिसी के अंतर्गत काम करें। और ये एक एक्नॉलेजमेंट एआई समिट में दिखा, तो आने वाले समय में बहुत लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और इस पे एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इंडिया ऑलरेडी उसमें अहेड है। अगर आप जानते हो, एक डेटा एम्पावरमेंट, प्राइवेसी, डेपा जो आर्किटेक्चर है, DEPA, तो डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, उसके अंतर्गत एक आर्किटेक्चर तो बन ही गया है जो कि टेक्नोलीगल प्रावधान को सपोर्ट करता है कि आने वाले समय में ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स, टेक्नोलॉजिकल टूल्स जिनका पॉपुलेशन लेवल अडॉप्शन होना है, उनको आप कैसे रेगुलेट करेंगे, उनके स्ट्रक्चरल गैप्स को कैसे हटाया जाएगा। बिल्कुल। तो डेपा, इंडिया उस रेस में बहुत आगे है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इंडिया अपनी नॉलेज को यूज करते हुए उसका एक्सचेंज के थ्रू एक यूनिफॉर्मिटी लाएगा वर्ल्ड ओवर ऑन एआई लॉ। बिल्कुल। डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती, अगर कुछ, क्योंकि समय कम है, कुछ और मेजर पॉइंट्स को अगर हम आप लोगों के जरिए समझना चाहें, तो आज भी कई एआई सिस्टम्स ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं जहां डिसीजन मेकिंग एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। इस समिट में ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबल एआई पर जोर दिया गया। तो आपको लगता है कि इसके बाद इंडस्ट्री पर प्रैक्टिकल प्रेशर बनेगा कि वो मॉडल्स को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाए? और एक तरह से बायस मिटिगेशन समिट का एक प्रमुख विषय रहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ज़्यादातर डेटा से ये आता है और कोड से नहीं। इंडस्ट्री के स्तर पर अब सबसे क्रिटिकल इंटरवेंशन कहाँ होना चाहिए? डेटा क्यूरेशन में, मॉडल ट्रेनिंग में, या डिप्लॉयमेंट स्टेज पर? मेरे ख्याल से ये हर एक लेवल पे है अगर देखा जाए। लेकिन हम जो एक्सप्लेनेबिलिटी का बात करते हैं, नॉर्मल एआई जो मॉडल्स है जो हम लोग यूज करके आ रहे हैं इतने दिन से, इसको एक्सप्लेन करना बहुत इजी है। सो देयर आर टेक्निक्स। लेकिन जब भी हम लोग अभी जेनरेटिव एआई का बात कर रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का बात कर रहे हैं, या स्मॉल लैंग्वेज मॉडल का भी बात कर रहे हैं, तो इस पे एक्सप्लेनेबिलिटी लाना एक चैलेंज है, और जो कि हम लोगों को ये चैलेंज को ओवरकम करना है। तो ये ओवरकम करने के लिए मेरे ख्याल से और एक चीज है कि हम लोगों का सोवरेन मॉडल का जरूरत है, स्पेशली जो क्रिटिकल सेक्टर्स है, और उधर एक्सप्लेनेबिलिटी का भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डिफेंस है, हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस है, हमारा साइबर सिक्योरिटी है, या कुछ कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जिसमें कि हम लोग एक ब्लैक बॉक्स मॉडल जो बाहर से लिया गया है, या हम लोग एक फाउंडेशनल मॉडल कोई जगह से डाउनलोड कर लिया और उसको फाइन ट्यून किया, उसमें कभी भी हम लोग एक्सप्लेनेबिलिटी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को अंदर का आर्किटेक्चर पता नहीं है, वो मॉडल का कैसा डेटा से उसको ट्रेनिंग किया गया है वो पता नहीं है हम लोगों का, वो हमारा रेगुलेटरी एंड कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर पड़ता है कि नहीं वो हम लोगों को पता नहीं है। तो यही से इस समिट में अगर आप देखोगे, और एक जो बहुत बड़ा मुद्दा था वो है सोवरेन एआई। तो सोवरेन एआई ये बहुत हद तक के बहुत कुछ जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करता है, और बहुत कंपनी जो है हमारा अभी आगे बढ़ चुका है कि सोवरेन
एआई मॉडल बनाने के लिए, जो कि हमारा आर्किटेक्चर रहेगा, हमारा डेटा से ट्रेन होगा, और वो एक्सप्लेनेबल भी कुछ हद तक के आप लोग कर सकते, बिकॉज जब भी आपको आर्किटेक्चर के ऊपर कंट्रोल रहेगा तो आप बोल सकते हो कि मेरा एआई मॉडल अगर ये डिसीजन दे रहा है या ये रिजल्ट दे रहा है तो ये किसके लिए दे रहा है, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है मतलब ये मॉडल का। सो ये एक जो है, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। आप जब एक्सप्लेनेबिलिटी का बात कर रहे हो तो एक्सप्लेनेबिलिटी ऑन ए फॉरेन मॉडल बहुत डिफिकल्ट है, तो कर सकते हो कुछ हद तक के, तो वही हमारा सोवरेन एआई का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। और सुशांत जी, आपसे अगर थोड़ा इम्पैक्ट को लेकर समझें तो एआई को लेकर आम लोगों में जॉब्स, इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन का डर है, लेकिन समिट में एआई फॉर हेल्थ, एजुकेशन, क्लाइमेट और सोशल एम्पावरमेंट जैसे क्षेत्रों को काफ़ी प्राथमिकता दी गई। तो क्या ये आउटकम्स एआई को प्रॉफिट ड्रिवन टूल से आगे ले जाकर सोशल गुड का माध्यम बना सकते हैं? साथ ही समिट में एआई वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्लेबुक और रीस्किलिंग प्रिंसिपल्स की भी घोषणा हुई है। तो इम्पैक्ट लेंस से देखें तो क्या ये पहले डेवलपिंग कंट्रीज और यूथ को एआई ड्रिवन फ्यूचर के लिए तैयार करने में गेम चेंजर साबित हो सकता है? बिल्कुल, जो प्रीति जी आपने आखिरी बात कही कि यूथ को तैयार करना, भारत की क्षमता को और मजबूत करना, जो हमारी पहले से स्थापित क्षमता है आईटी के क्षेत्र में, हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है, डीपीआई, जो आधार और यूपीआई और इन सबको मिला करके एक जो डिजी लॉकर की हमारे पास है, उससे हमारे पास डेटा पाइपलाइन जिसे कहते हैं, डेटा की अवेलेबिलिटी हमारे पास है। तो एक तरह से जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है पिछले 10 वर्षों में, उसका काफी हद तक हम फायदा ले सकते हैं और जो यूथ की क्षमता है उसको डेवलप करके एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं आता हूं आपके इम्पैक्ट वाले सवाल पर। जो सबसे अच्छी बात यहां से निकल कर आई है समिट से, वो ये है कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एआई से क्या सहूलियत आने वाली है, उनकी जिंदगी कैसे तो आपने कंपेंडियम्स की बात की जो और जो घोषणा पत्र में आउटकम्स निकल के आए हैं, एक जो सबसे बड़ी फोकस की बात थी वो इम्पैक्ट कॉमन्स, जो एक घोषणा पत्र में भी जारी किया गया है। तो दुनिया भर के देशों ने उसमें शरीक होके उसमें एक कंट्रीब्यूशन किया है कि एआई से उनके देश में हेल्थ, एजुकेशन, क्लाइमेट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन क्षेत्रों में क्या सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही है और लोग उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी दिखाया गया है। और ये रिलीज भी हुआ है, ये अनाउंस भी हुआ है, और एआई इम्पैक्ट कॉमन्स की तरह पूरे विश्व के लिए ये उपलब्ध कराया गया है और इसमें और भी चीजें जुड़ती जाएंगी। तो एक तरह से जो कंपेंडियम्स, प्लेबुक वगैरह रिलीज हुए, ये एआई इम्पैक्ट कॉमन्स रिलीज हुआ, और इसको आकार देने के लिए, इसको रियलाइज करने के लिए हर किसी को उसकी क्षमता मिले और जो कैपेसिटी होती है, जिस तरह से कंप्यूट की बात करें या डेटा की बात करें, वो सब तक कैसे पहुंचे, इसकी भी बात घोषणा पत्र में की गई है। जहां तक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई की बात है या डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई की बात है, उसमें इस अवधारणा को कि ग्लोबल साउथ में, भारत में, अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स के पास, हमारे देश के लोगों के पास, यूथ के पास वो कैपेबिलिटीज होगी, तो वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे हमारे देश की या ग्लोबल साउथ में वो अपने देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वहां पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई है। और मैं एक बात और बता दूं प्रीति जी, कि जो अभी तक एआई की अवधारणा रही है, वो जहां से निकल के एआई जो डेटा के ऊपर जिसकी ट्रेनिंग हुई है, वो ज्यादातर अंग्रेजी में हुई है। और पूरे विश्व में सिर्फ 20% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, समझते हैं या अंग्रेजी का कॉन्टेक्स्ट रखते हैं। तो हमारे देश में जहां पे 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और डायलेक्ट्स की तो गिनती ही नहीं है, और अगर इसको हम और आगे बढ़ाएं, देखें ग्लोबल साउथ के अंदर जो इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो एक जो भाषा की विविधता है उसको एआई कैसे आगे बढ़ाएगा, उस पर भी ध्यान दिया गया है। हमारे यहाँ भाषणी है जो डिजिटल इंडिया एआई मिशन के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो भाषणी ने जो डेटा की प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे, तो ग्राउंड पर जाकर फील्ड वर्क करके अलग अलग भाषाओं में
जो डेटा है उसको उपलब्ध कराया है, ताकि जो एआई है वो सिर्फ अंग्रेजी ही ना समझे, अंग्रेजी का ही डेटा ना ले। वो जो हर एक देश है उसमें लोग किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से उनका कल्चर है, उसको भी इंक्लूड करे, ताकि जब हम एक हेल्थ केयर में एआई को इस्तेमाल करें तो वो एक अमेरिकन एआई ना हो, वो एक भारत को समझने वाला, भारत की भाषा में बातचीत करने वाला एआई हो। तो इसके लिए भी काफी जोर दिया गया है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई है और बहुत बहुत ही आउटकम्स देखने को मिले हैं इसमें। बिल्कुल। और आखिर में ये सवाल तीनों से ही मेरा होगा, बहुत संक्षेप में 2-2 4-4 लाइन में अगर आप जवाब दें। पहले सुबोध जी आपसे, तो आखिर में आम नागरिक के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि समिट और डिक्लेरेशन से उसकी जिंदगी में क्या बदलेगा? प्राइवेसी, पब्लिक सर्विसेज और ट्रस्ट, इन तीनों में से सबसे पहले असर कहां दिखाई देगा? कठिन सवाल है, मेरे लिए तो तीनों ही इंपॉर्टेंट होंगे, बट मुझे लगता है आने वाले समय में पब्लिक एट लार्ज के लिए ट्रस्ट सबसे ज्यादा मायने रखेगा। ठीक है, बिल्कुल। उत्पल जी? जो ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जितना भी एआई सर्विसेज है ये सिटीजन तक के जा रहा है, मतलब बहुत कुछ सिटीजन सेंट्रिक जो है एप्स बनाने वाले हैं। तो इसमें ये जो ट्रस्ट जो है, ये जिम्मेदारी है जो एआई इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, या गवर्नमेंट का भी या जो भी सेक्टर का भी, कि ट्रस्ट बिल्ड करे। क्योंकि ट्रस्ट अगर नहीं ला पाएंगे तो वो जो एडॉप्शन हम लोग सोच रहे हैं कि सिटीजन तक के लास्ट माइल एडॉप्शन जिसको बोलते हैं, वो हो नहीं पाएगा। ठीक है। साथ ही सुशांत जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि ये तीनों चीजें साथ में चलें और लोगों तक एआई का फायदा पहुंचे। लेकिन ये बात भी सही है कि जो मेरे मित्रों ने अभी कहा है, सुबोध जी और डॉक्टर उत्पल ने, वो बिल्कुल सही है। हमारी एक इंग्लिश में हम कहते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेसेस एट द स्पीड ऑफ ट्रस्ट। और खासकर अगर हम बोले कि सिटीजन्स तक जो सर्विसेज पहुंचेंगी उसको वो इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि क्या वो उसको ट्रस्ट कर पा रहे हैं, क्या वो उनकी भाषा में बात कर रहा है, क्या उनको लगता है कि इसकी वजह से उनका कोई नुकसान हो जाएगा। अगर इस तरह की भावना रहेगी, और इसकी जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार की है बल्कि इंडस्ट्री की भी है या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स की भी है, कि उसको हम ट्रस्ट को आगे लेके चले और उसके बाद सर्विसेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा दे, जिससे एआई का जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हमने आज घोषणा पत्र में की है, वो सच में सही मायनों में साकार हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया है। सुशांत कुमार जी आपका, डॉक्टर सुबोध शर्मा आपका, साथ ही डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एआई इम्पैक्ट समिट, इसने ये साफ कर दिया कि एआई का भविष्य अब सिर्फ लैब्स और बोर्डरूम्स में तय नहीं होगा, बल्कि ग्लोबल कॉपरेशन, ट्रस्ट, इंक्लूजन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से तय होगा। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन शायद एक शुरुआत है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया तो भारत एआई की वैश्विक कहानी में सिर्फ एक बाजार भर नहीं, बल्कि एक नैतिक और नीतिगत मार्गदर्शक के रूप में उभर सकता है। इसी के साथ इनसाइट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।